हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स वर्किंग प्रॉपरली, सो इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे I will be able to start the discussion. Yes, do it quickly. चलिए, सो जैसा आप इसका टाइटल देख रहे हैं आज के लेसन का, तो आज का जो लेसन है हमारा, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिडाए रूल्स को। सो फिडाए रूल्स चैप्टर 8 मॉड्यूल बी BFM के पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिसके बेसिस के ऊपर केस स्टडीज भी बनती हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले फिडाए जो है वो है क्या? सो फिडाए स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1958 के अंदर। और ये ऑथोराइज डीलर जो है फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग्स करते हैं, उनका एक एसोसिएशन है, और ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। और इसका रोल क्या है? ये रूल्स फ्रेम करता है जो गवर्न करते हैं कंडक्टिंग इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। सो बैंक आपस में जो लेन देन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उस बिजनेस को ये गवर्न करते हैं, ये रूल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं इन रूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 2 का। सो रूल नंबर 2 ये रिलेट करता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को। एक्सपोर्ट यानी गुड्स और सर्विसेज which are sent outside the country, which are sent abroad, तो उनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो हिंदी में हम इसको निर्यात कहते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को लेकर के फिडाए के ये रूल्स क्या क्या हैं, तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज, इसको रिलेटेड रूल्स हैं ये। दो तरह का एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है। एक्सपोर्ट के लिए जो भी लोन दिए जाते हैं, उनमें दो तरह के लोन हैं। सो एक है प्री शिपमेंट, एक है पोस्ट शिपमेंट। तो प्री शिपमेंट मीन्स उसकी डिस्पैच ऑफ गुड्स होने से पहले तक का, और पोस्ट शिपमेंट मीन्स जब उसको शिप के ऊपर लोडिंग कर दिया तो उसके बाद वाला क्रेडिट। तो ये शिप के ऊपर लोड करने से पहले, और ये शिप के ऊपर लोड करने के बाद वाला क्रेडिट है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की, यानी हम इस क्रेडिट की बात कर रहे हैं। सो इससे रिलेटेड फिडाए के रूल्स क्या क्या हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड दोज रूल्स। फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट हम कौन सा लगाएंगे? सो पोस्ट शिपमेंट लोन्स के अंदर जो एक्सपोर्टर हैं, वो बैंक को हैंड ओवर करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी जो फॉरेन करेंसी के अंदर ड्रॉ किया होता है।
तो बैंक विल परचेज इट, बैंक इसको परचेज कर सकते हैं, बैंक इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, बैंक इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। और इसके लिए रेट कौन सा लगेगा? करंट बिल्स बाइंग रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट। सो दो तरह के रेट होते हैं, एक होते हैं टीटी बाइंग रेट, एक होते हैं बिल्स बाइंग रेट। जो एक्सपोर्ट बिल के ऊपर लगेगा, फॉरेन करेंसी का एक्सपोर्ट बिल है, उसके ऊपर जो रेट अप्लाई किया जाएगा वो होगा बिल्स बाइंग रेट। लेकिन अगर एक्सपोर्टर ने पहले से कोई एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जिसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो इन दैट केस इट विल बी दैट कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो जब भी एक्सपोर्टर बैंक के पास फॉरेन करेंसी का बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएगा तो बैंक उसको परचेज कर सकते हैं। सो परचेज कब करते हैं? जब ये डिमांड बिल होता है। सो डिमांड बिल को परचेज करते हैं और टाइम बिल को, जिसमें टाइम दिया होता है, जिसको हम यूज एज बिल कहते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं। और अगर बिल एलसी के अंदर ड्रॉन है तो फिर हम उसको नेगोशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज हुए हैं। सो परचेज करना बिल का मीन्स वो डिमांड बिल होगा, बिल को डिस्काउंट करना मीन्स वो टाइम बिल होगा या यूज एज बिल हम जिसको कहते हैं। और अगर वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर है तो फिर हम उसको नेगोशिएट करना कहते हैं। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है, सो इंटरेस्ट फॉर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और यूज एज पीरियड विल बी रिकवर्ड अप फ्रंट साइमल्टेनियसली। यानी जब हम बिल को डिस्काउंट करेंगे उसी समय हमने, अप फ्रंट मीन्स एट द सेम टाइम, हमने इंटरेस्ट को रिकवर कर लेना है। और ये इंटरेस्ट हम कितने पीरियड के लिए रिकवर करेंगे? नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए। सो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का भी अपना फिडाई का अलग रूल है। सो जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए, करेंसीज के लिए अलग अलग ट्रांजिट पीरियड है। तो ये इंटरेस्ट नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए भी लिया जाएगा और यूज एज पीरियड के लिए भी लिया जाएगा। सो अगर ये टाइम बिल है तो यूज एज पीरियड के लिए लिया जाएगा प्लस नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर ये डिमांड बिल है तो केवल उसमें नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। तो ये हो गया रूल एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। सो आई एम श्योर हमने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये डायरेक्शन को हमने नोट भी कर लिया होगा। और अगर ऐसा है तो क्विकली नो क्वेश्चन NQ वर्ड को अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा दैट यू हैव डन इट। यस, डू इट क्विकली। सो ऐड दिस कंफर्मेशन बाय टाइपिंग NQ। NQ टाइप करके ये कंफर्मेशन ऐड कर दीजिए। नाउ क्रिस्टलाइजेशन एंड रिकवरी। तो ए पार्ट के बाद अब हमारे पास बी पार्ट है। सो क्रिस्टलाइजेशन एंड रिकवरी। सो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या रहता है? क्रिस्टलाइजेशन, जब भी किसी फॉरेन एक्सचेंज बिल का ऑन टाइम पेमेंट नहीं होता तो ये बन जाता है ओवरड्यू। सो अभी ये डिसऑनर नहीं हुआ लेकिन इसको ड्यू डेट के ऊपर पे नहीं किया गया तो ये बन जाएगा ओवरड्यू। तो जैसे ही कोई बिल ओवरड्यू होता है तो उसमें बैंक को फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। अनसर्टेनिटी आने के कारण के पता नहीं कब रियलाइज होगा, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो बैंक का इंक्रीज हो जाता है। इसको स्टॉप करने के लिए हम इस रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं टू एक्सपोर्टर, जिससे हमने बिल परचेज किया था। हम उस रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं, बिल को ट्रांसफर नहीं करते। उस बिल में
जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एक्सपोर्टर को। और ये हम कैसे करते हैं? हम फॉरेन करेंसी बिल को कन्वर्ट कर देते हैं इंडियन करेंसी बिल के अंदर। तो इससे इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या है, शॉर्टली लिख लेंगे, कन्वर्टिंग इंडियन करेंसी लायबिलिटी, कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इनटू इंडियन करेंसी लायबिलिटी। फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को इंडियन करेंसी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देना। सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड रूल्स क्या हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। Authorized dealers should have their own policy for crystallization of foreign exchange liability into rupee liability in case of non-payment of bill on due date. So अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को जो फॉरेन करेंसी का बिल है अगर ड्यू डेट के ऊपर उसको पे नहीं किया जाता तो उसके लिए अथोराइज्ड डीलर्स के पास अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए। और ये पॉलिसी ऑलवेज इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। तो ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। For crystallization into Indian liability, authorized dealer shall apply TT selling rate। तो ये इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि पहले तो उनके पास पॉलिसी होनी चाहिए, फिर उस पॉलिसी के मुताबिक वो रेट कौन सा यूज करेंगे व्हेन दे कन्वर्ट फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। तो उसके लिए वो यूज करेंगे टीटी सेलिंग रेट। तो यहां पे जो रेट वो यूज करेंगे वो रहेगा टीटी सेलिंग रेट। ऊपर हमने देखा था जब इस बिल को परचेज किया गया था तो इट वाज बिल्स बाइंग रेट। सो बिल्स बाइंग रेट रिलेटिवली हैवी होता है और टीटी बाइंग रेट रिलेटिवली लाइटर रहता है। सो यानी टीटी रेट जो है इट इज मोर फेवरेबल टू द कस्टमर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइजेशन जब हम करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन हम रेट यूज करेंगे टीटी सेलिंग रेट। और ध्यान रखना है यहां पे हमने बाइंग रेट को यूज किया था। सो परचेज करते समय बाइंग रेट लगेगा और क्रिस्टलाइज करते समय सेलिंग रेट लगेगा और वो भी टीटी सेलिंग रेट। और क्रिस्टलाइजेशन करते समय हम इंटरेस्ट और चार्जेस को भी रिकवर करेंगे। सो इसके चार्जेस होंगे वो भी रिकवर किए जाएंगे। समटाइम क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि क्रिस्टलाइजेशन हम कब करेंगे, कितने दिनों के बाद करेंगे। तो पहले फिडाई के रूल्स होते थे कि आप 10 डेज के बाद करेंगे या 10 डेज के अंदर करेंगे, लेकिन अभी बैंकों को डिस्क्रिशन दे दिया गया है कि बैंक अपने लेवल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ये कन्वर्जन, ये क्रिस्टलाइजेशन कब करना है। तो उसके लिए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा। Interest shall be recovered on date of crystallization for overdue period at appropriate rate and thereafter till date of recovery of the crystallized amount। तो इंटरेस्ट को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में लेके जा रहे हैं। So interest shall be recovered on date of crystallization for overdue period। overdue period के लिए वो 5 दिन का पीरियड है, 10 दिन का पीरियड है, 15 दिन का पीरियड है, जो भी ओवरड्यू पीरियड होगा उसके लिए अप्रोप्रिएट रेट के ऊपर हम डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिकवर कर लेंगे। और सब्सिक्वेंटली जब तक रिकवरी नहीं होती तो फिर क्रिस्टलाइजेशन के बाद के पीरियड को हम रिकवरी के साथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो टिल डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन the interest will be recovered on
डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद वाला उसको हम रिकवर करेंगे, चार्ज करेंगे टिल डेट ऑफ रिकवरी। रियलाइजेशन ऑफ बिल आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, अगर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया है और उसके बाद बिल का पेमेंट मिल गया है, सो वी आर एबल टू रियलाइज द बिल। So after receipt of advice of realization, AD will apply TT buying rate or contract rate to convert foreign exchange transaction। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास एडवाइस आ जाएगी रियलाइजेशन की कि हमारा पैसा हमें मिल गया है, इन दैट केस व्हाट रेट वी विल बी अप्लाइंग, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे टीटी बाइंग रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट, अगर उसने पहले से फॉरवर्ड रेट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो अदरवाइज इट विल बी टीटी बाइंग रेट। तो ध्यान रखना है जब हम ओरिजिनली परचेज करेंगे तो ये बिल्स बाइंग रेट होगा, और अगर हम उसको रिवर्स करेंगे बाय कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी तो उसके लिए हम टीटी सेलिंग रेट को लेंगे, और कन्वर्जन क्रिस्टलाइजेशन के बाद अगर रिकवरी मिल जाती है तो वहां हम टीटी बाइंग रेट को यूज करेंगे या कॉन्ट्रैक्टेड रेट को यूज करेंगे फॉर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी प्रोसीड्स इनटू इंडियन करेंसी। तो ये सारे के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। नो अगर बिल डिसऑनर होता है, सो एक है ओवरड्यू हो जाना, डिसऑनर मीन्स अगर उसका पेमेंट हमें मिलता ही नहीं है तो इन दैट केस व्हाट विल बी द पोजीशन, उस केस में पोजीशन क्या रहेगी। सो इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए बिल बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, अगर क्रिस्टलाइजेशन से पहले वो डिसऑनर होता है सो बैंक उसमें क्या रिकवर करेगा। सो व्हेन दिस डिसऑनर इज बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, so bank will recover rupee equivalent amount of bill and foreign currency charges at a TT selling rate। बैंक की जो रिकवरी रहेगी रुपी इक्विवेलेंट अमाउंट और फॉरेन करेंसी के जो चार्जेस होंगे टीटी सेलिंग रेट इसमें हम यूज करेंगे। डिसऑनर हो गया है सो टीटी सेलिंग को, क्रिस्टलाइजेशन में भी हम टीटी सेलिंग रेट को यूज करते हैं, और डिसऑनर्ड बिल को रिकवर करने के लिए भी हम टीटी सेलिंग रेट को यूज करेंगे। तो एक तो हम इस अमाउंट को रिकवर करेंगे, सेकेंडली जो उसका अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है और अगर हमारे कोई और किसी तरह के चार्जेस हैं तो उनको भी रिकवर करेंगे। सो एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट एंड रुपी डिनोमिनेटेड चार्जेस, so these two things will be recovered in case of dishonored bill before crystallization। तो ये हुआ इशू डिसऑनर्ड ऑफ बिल का। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, सो एक्सपोर्ट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट कौन सा लगाएंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन शैल बी अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो आरबीआई की करंट गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं, सो इसके लिए बैंकों के पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा, यानी ये डिस्क्रिशन बैंकों का है। तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी यानी हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है जो उसका बोर्ड अप्रूव करेगा, तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर हम इंटरेस्ट रेट वही यूज करेंगे। यानी यहाँ पे फिडाई का रूल नहीं है, फिडाई का केवल एडवाइस है।
overdue interest shall be recovered from the customer if payment is not received within a normal transit period in case of demand bills, and on or before notional due date, actual due date in case of usance bill according to RBI directives. तो यहाँ पे भी हम RBI के डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे। जो ओवरड्यू इंटरेस्ट हमने रिकवर करना है कस्टमर से, सो अगर पेमेंट ऑन टाइम नहीं आता तो ओवरड्यू पीरियड के लिए हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर अर्ली रियलाइजेशन होता है किसी बिल का, सो ड्यू डेट से पहले अगर किसी बिल का पेमेंट पहले आ जाता है बिफोर ड्यू डेट, तो उसको हम कहते हैं अर्ली रियलाइजेशन। अर्ली रियलाइजेशन का रूल क्या है? इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड इट विल बी रिफंडेड टू द कस्टमर। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने 90 डेज का बिल था, उसको डिस्काउंट किया, लेकिन पेमेंट आ गई हमें ऑन 70th डे। तो 20 डेज जो अर्ली पेमेंट आया, तो इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो हम रिफंड कर देंगे एक्सपोर्ट कस्टमर को। सो इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो ये 20 डेज का पीरियड अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो इसके लिए हम रिफंड परमिट कर देंगे टू द एक्सपोर्टर। तो अगर कोई नोशनल स्वैप कॉस्ट बनती है, तो आमतौर के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नोशनल स्वैप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर कोई नोशनल स्वैप कॉस्ट आती है, स्वैप कॉस्ट होती है एक्सचेंज करने की कॉस्ट, तो वो हम पे भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो स्वैप कॉस्ट it can be paid to the customer also, it can be recovered from the customer also in case of early delivery under a forward contract। तो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर ने हमारे पास पहले किया हुआ है, तो उस केस में हम ये कॉस्ट को पे भी करेंगे और रिकवर भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हुआ रूल रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। अब इसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए और ऑप्शंस को भी रीड करिए। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इनटू इंडियन रूपी लायबिलिटी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट? ऑथोराइज्ड डीलर विल अप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड रेट, ऑथोराइज्ड डीलर विल अप्लाई टीटी सेलिंग रेट, authorized dealer will apply TT buying rate, customer will decide rate of exchange। तो क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम किस इंटरेस्ट रेट को यूज करेंगे? तो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर, फिर इसका आंसर दीजिए। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए। तो थोड़ी देर पहले हमने इसका रूल रीड किया था एंड इट वाज टीटी सेलिंग रेट। तो टीटी सेलिंग रेट को हम यूज करेंगे। जब भी कन्वर्जन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को हम इंडियन करेंसी लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं एट टीटी सेलिंग रेट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी अमाउंट रिकवरेबल आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इनटू रूपी लायबिलिटी? क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? ओरिजिनल फॉरेन करेंसी अमाउंट, क्रिस्टलाइज रूपी अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस, टीटी सेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो रिकवर हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट रहेगा हमारा क्रिस्टलाइज रूपी अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो यही रूल हमने अभी नोट किया था सेशन के अंदर, क्रिस्टलाइज रूपी अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस। क्वेश्चन 3,
When will interest be recovered in case of crystallization into Indian rupee liability? So इंटरेस्ट को हम कब रिकवर करेंगे? जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल, on date of crystallization for the overdue period, after date of recovery of the crystallized amount, none of the above। तो ये इंटरेस्ट हम कब रिकवर करेंगे या रिकवर नहीं करेंगे? तो व्हाट इज स्टेटेड इन द रूल? रूल में क्या कहा गया है? सो रूल स्टेट करता है कि हम ये रिकवरी करेंगे ऑन डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की डेट को ही हम रिकवरी कर लेंगे। किस पीरियड के लिए? जो ओवरड्यू पीरियड है। हाउ विल फॉरेन करेंसी प्रोसीड्स बी कन्वर्टेड आफ्टर रिसीट ऑफ एडवाइस ऑफ रियलाइजेशन? तो अगर रियलाइजेशन की एडवाइस आ जाती है क्रिस्टलाइजेशन के बाद, तो हम फॉरेन करेंसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? करंट बिल सेलिंग रेट, करंट बिल बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट और टीटी बाइंग रेट। तो क्या कहता है हमारा रूल? तो ये जो हम कौन से रेट को यूज करेंगे आफ्टर रिसीविंग एडवाइस ऑफ रियलाइजेशन? तो हमने क्रिस्टलाइज किया हुआ है और उसके बाद उसकी रिकवरी हो जाती है और हमारे पास एडवाइस आ जाती है, तो किस रेट को यूज करेंगे? तो रेट यूज किया जाएगा इसमें टीटी बाइंग रेट। सो टीटी बाइंग रेट के ऊपर हम इसको यूज करेंगे, यानी इसका टीटी बाइंग रेट के ऊपर हम परचेज कर लेंगे। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट विल द बैंक रिकवर? सो क्रिस्टलाइजेशन से पहले अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक क्या रिकवर करेगा? ओरिजिनल फॉरेन करेंसी अमाउंट, rupee equivalent of bill and foreign currency charges at a TT buying rate, rupee equivalent amount of bill and foreign currency charges at a TT selling rate, the contracted rate। तो हम क्या रिकवर करेंगे? सो व्हाट विल बी रिकवर्ड अगर डिसऑनर होता है बिल बिफोर क्रिस्टलाइजेशन? तो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। सॉरी फ्रेंड्स, तो क्या रिकवर करेंगे? सो इट विल बी rupee equivalent of amount of bill and foreign currency charges। तो एक तो हम रुपी अमाउंट इक्वलेंट टू फॉरेन करेंसी वो रिकवर करेंगे और प्लस फॉरेन करेंसी के चार्जेस को भी रिकवर करेंगे और रेट हम यूज करेंगे टीटी सेलिंग रेट को। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस? जितने भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं इनके ऊपर हम कौन से इंटरेस्ट को यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू एडीज प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शंस, एंड इनमें से कोई भी नहीं है। सो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू ऑन ऑल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस? सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, और आरबीआई गाइडलाइंस कहती हैं इट विल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बैंक। व्हेन विल ओवरड्यू इंटरेस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर? सो कस्टमर से हम ओवरड्यू इंटरेस्ट कब रिकवर करते हैं? If payment is not received on or before notional due date, actual due date in case of demand bill. If payment is not received within the normal transit period in case of demand bill. If payment is not received on or before due date in case of use-as bill, और both A and C। तो किन सिचुएशन में हम ओवरड्यू इंटरेस्ट को रिकवर करते हैं? So when this overdue interest is recovered, so this is recovered both in case of A and C। यानी अगर वो डिमांड बिल है तो दिस रूल विल अप्लाई, अगर वो यूज आंस बिल है तो देन दिस रूल विल अप्लाई। तो हियर आंसर विल बी बोथ A and C। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ अर्ली रियलाइजेशन ऑफ द फंड्स? तो अगर ड्यू डेट से पहले रियलाइज हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज
तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड इज टू बी रिफंडेड, इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड इज टू बी रिफंडेड, interest for both expired and earned period will be refunded, or no interest will be refunded. So early realization के केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिफंड करेंगे या रिफंड नहीं करेंगे? तो रिफंड करेंगे तो किस पीरियड का करेंगे? सो दिस विल बी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, जो पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट को रिफंड कर देंगे। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस लेसन के जो कंटेंट्स हैं तो आपको बहुत यूजफुल लगेंगे। तो आज की हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार के और लेसन्स इन अदर वीडियोज। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।